नमस्कार मित्रों। आज हम सीधू ने सट में डॉक्टर राकेश पाठक जी से बात करेंगे। वो एक ऐसी हस्ती है जो विश्व के प्रवाहों पर नजर रखते हैं। मिलिट्री साइंस में पीएचडी करे हैं, इसलिए रक्षा विशेषज्ञ तो है ही है, और अपने आप को एक सादा सीधा पत्रकार कहलाने का पसंद करते हैं। मगर हम ये कहते हैं कि भोपाल से आप जुड़े हैं और डेयर डेविल जर्नलिस्ट तो हैं ही, मगर आप चीफ एडिटर करमवीर.org हैं, पूर्व संपादक बहुत प्रतिष्ठित अखबार जो है नवभारत दैनिक, और इंदौर का नई दुनिया जो हमें बहुत अच्छा लगता रहा। मुंबई में हमारे पत्रकारिता के दिनों में भी छजलानी जी वहां हुआ करते थे। और प्रदेश टुडे के आप पूर्व संपादक रहे हैं और डेडलाइन इंडिया के भी पूर्व प्रधान संपादक रहे हैं और डीएनएन चैनल के एडिटर इन चीफ रहे हैं। वैसे राकेश जी को हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप आज हमारे साथ जुड़े और इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ गया है उसकी वैश्विक असर क्या होगा, उसका वैश्विक प्रभाव क्या होगा, उस पर बात करेंगे। इसलिए हम आपको राकेश जी आपका स्वागत करते हैं हमारे दर्शकों की ओर से। मेरे ख्याल से हमारे अधिकांश दर्शक गुजराती हैं क्योंकि हमारा गुजराती चैनल है और दुनिया भर में हमारे दर्शक हैं। आपको तो मालूम है कि कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां गुजराती नहीं होगा। और हमें भी कभी कभी जिन देशों के नाम नहीं मालूम वहां से वो जब लिखते हैं तो हमें भी आश्चर्य होता है। तो आप आज पधारे। आप तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर अक्सर दिखाई देते हैं और हम आपके कायल हैं। तो आज आप कृपया इजराइल और ईरान के युद्ध का क्या असर होगा वैश्विक स्तर पर, उस पर आप बात करें, खुलकर बात करें, और हम इसमें ज्यादा इंटरप्ट नहीं करेंगे। बीच में कोई सवाल होगा तो हम आपसे पूछ लेंगे, बाकी आप ही बोलेंगे। आपको जितना समय यानी 20-25 मिनट जो आप निकाल पाए आज, आप अपनी व्यस्तता के बीच में से, मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त थे, फिर भी आप समय निकाल पाए, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपका स्वागत है राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरी सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने इतने बड़े पटल पर मुझे आमंत्रित किया। मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ, रक्षा विशेषज्ञ कहना तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है मुझे। मैं तो मिलिट्री साइंस में बस पढ़ा हूँ, डॉक्टरेट है मेरा, तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ पत्रकारिता का। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे ये अवसर दिया कि दो शब्द आपके साथ साझा कर सकूं। हमारे सभी गुजराती भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। दुनिया भर के हिंदुस्तानियों को, गुजरातियों को, सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही गंभीर विषय है ईरान और इजराइल का इस वक्त जो संघर्ष चल रहा है। खासतौर से तब और गंभीर हो जाता है जब अमेरिका का हस्तक्षेप अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, पहले उन्होंने तेहरान को खाली करने की चेतावनी दी, फिर परमाणु हमले की धमकियां दोनों तरफ से चली रही हैं। अचानक G7 की बैठक से उनका वापस जाना गंभीर संकेत छोड़ता है। ये छोटी बात नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी बड़ी बैठक में से थोड़ी देर रुककर वापस चला जाए। वापस जाते समय भी सर उन्होंने जो संदेश दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आई हैं, उन्होंने अपने क्राइसिस रूम, जो कहना चाहिए वॉर रूम एक तरह का जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का, उससे अलर्ट पर रहने का संदेश दिया था कि मैं पहुंच रहा हूं, आप लोग दफ्तर पहुंचिए, वहां बैठ जाइए जाकर। ये कोई छोटी कवायद नहीं। इसका वैश्विक असर क्या होगा दुनिया पर, दुनिया की पूरी बिरादरी पर, इस पर जाने से पहले सर थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को भी जानना जरूरी है। आप तो जानते ही हैं, हमारे बहुत सारे सुधी पाठक जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उन जानकारियों को दोहरा लेना बेहतर है कि आखिर ये पश्चिम एशिया संकट है क्या। दुनिया में दो ऐसे संकट हैं जिन्होंने पिछली एक शताब्दी और उससे भी ज्यादा से पूरी दुनिया को मथ रखा है। बार बार युद्ध होते हैं, बार बार दुनिया उनमें जूझती है। एक संकट है बाल्कन प्रायद्वीप का, जिसको यूरोप का नासूर कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों उसी कारण से हुए।
और दूसरा है पश्चिम एशिया का संकट। ये भी बार बार उठकर खड़ा होता है। ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद से धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनती रही कि अरब और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ, और इसका टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं 1947 को, जब ग्रेट ब्रिटेन ने वहां से फिलिस्तीन से जाना शुरू किया, असैन्यकरण किया, वो इलाका खाली किया। संयुक्त राष्ट्र का 181वां प्रस्ताव था, उसके अंतर्गत उसे स्वीकार करके ब्रिटेन ने वो इलाका खाली किया। लेकिन जाते जाते जैसे हमारे साथ कर गए थे अंग्रेज, भारत और पाकिस्तान को दो हिस्सों में, वैसे ही फिलिस्तीन और इजराइल को बांट गए। तब से लगातार लड़ाइयां चल रही हैं। कोई दशक ऐसा नहीं जाता जब अरब इजराइल संघर्ष, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष, लेबनान, हमास, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यासिर अराफात वाला, ये सब लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसमें सुएज नहर का एक बार संकट आया था, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप सबको याद होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी निर्णायक लड़ाई हुई थी, उसको कहते हैं योम कुप्पेर युद्ध, 6 डे वॉर, 6 दिन की लड़ाई थी। और ये जो योम कुप्पेर या कुप्पुर कहा जाता है, जो भी उसका उच्चारण हो वहां की यहूदी भाषा में, ये यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है सर, योम कुप्पेर। उस दिन प्रायश्चित करते हैं यहूदी अपने सभी पापों का। उस दिन ये लड़ाई शुरू हुई और 6 दिन चली। 1973 में ये लड़ाई हुई। मैं आपको यहां तक लाने से पहले एक खास पड़ाव पर ले जाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही हैं। 1977-78 में इस यौम कुप्पेर युद्ध के बाद जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने एक कैंप डेविड समझौता कराया। अनवर सादात मिस्र के प्रधान राष्ट्रपति थे और इजराइल के मेनाचेम बेगन। कैंप डेविड एक जगह है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन से करीब 99-100 किलोमीटर दूर। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक तरह से वो की आराम गाह है, उसको कहना चाहिए, रिट्रीट है, रूरल रिट्रीट। 13 दिन जिमी कार्टर वहां बैठे रहे। अनवर सादात और मेनाचेम बेगन के साथ उन्होंने बैठकें की और मिस्र इजराइल समझौता हुआ, जिसे कैंप डेविड समझौता कहा जाता है, 1978 में। दुनिया को ऐसा लगा था कि अब शायद ये लड़ाई थम जाएगी और मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में, खाड़ी के देशों में शांति कायम होगी। लेकिन थोड़े दिनों तक वो शांति रही, फिर दोबारा लड़ाइयां शुरू हो गई। यद्यपि एक अतिरिक्त जानकारी वैसे ही जोड़ देते हैं, इसका कोई अभी महत्व नहीं है। कैंप डेविड समझौते के कारण अनवर सादात और मेनाचेम बेगन को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए सर कि अनवर सादात अपने ही देश की जो नेशनल आर्मी डे परेड होती है, राष्ट्रीय परेड होती है, जैसे अपने राजपथ पर होती है, सेना सामने से निकलती है, सेना की टुकड़ियां, उस वक्त जब वे सलामी ले रहे थे अपनी सेना की गारद की, अनवर सादात को उन्हीं की सेना ने गोलियों से उड़ा दिया, स्टेज पर, मंच पर खड़े हुए थे। एक पूरक जानकारी ये भी है, अनवर सादात की हत्या ही वो घटना है जिसके बाद पूरी दुनिया में ये प्रोटोकॉल लागू हुआ है कि गार्ड ऑफ ऑनर के समय दुनिया में कहीं भी अब बंदूकों में कार्ट्रिज नहीं होती, गोलियां नहीं होती, खाली बंदूकें ही होती है, उसी से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और यही वजह थी कि उस प्रावधान की वजह से राजीव गांधी श्रीलंका में जिंदा बच गए थे। उन पर एक वो श्रीलंका के सैनिक ने बट से हमला किया था, अगर उसकी बंदूक में गोली होती तो वो गोली मार देता उन्हें। ये विषयांतर न हो इसलिए संक्षेप में। अब आते हैं जो हालिया संघर्ष है उसको लेकर। ईरान से सीधी कोई लड़ाई इजराइल की नहीं थी। 2 साल पहले 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसके बाद लड़ाई शुरू हुई। स्वाभाविक है इजराइल हमास के साथ तो भारी ही पड़ेगा, क्योंकि हमास के पास उस तरह की सुविधाएं नहीं है कि उनके पास कोई मिसाइलें हों, हाइपरसोनिक मिसाइलें हों। वे तो अपने जमीनी हथियारों, अधिकतम ड्रोन से लड़ रहे थे। लेबनान, हमास और बाकी उनके जो सहयोगी हैं, हूथी, उनकी मदद कर रहे थे। अब इजराइल ने ईरान पर हमला करके एक नई लड़ाई शुरू कर दी। शुरुआती बढ़त इजराइल को मिली। ईरान के बड़े बड़े सैन्य कमांडर, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कई लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद प्रतिकार किया ईरान ने। अब दोनों तरफ से कभी इसका पलड़ा भारी होता है, कभी उसका होता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है सर कि पूरी दुनिया में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम
जिसे आयरन डोम कहा जाता है, उसकी जो छवि बनी हुई थी, उसका जो मिथ था, वो टूट गया पूरी तरह से। थोड़ा वो आयरन डोम तो कागज की छतरी बनकर रह गया। शुरुआती चंद हमले उसने रोक पाए और उसके बाद मिसाइलें, ड्रोन तेल अवीव तक, बेन गुरियन हवाई अड्डे तक, हाइफा बंदरगाह तक सब जगह पहुंच रही है। बेन गुरियन का भी एक छोटा सा जानकारी जोड़ देते हैं। बेन गुरियन सर, जब बिल्कुल शुरुआती दौर था इजराइल का, तब डेविड बेन गुरियन नाम के उनके सबसे बड़े कमांडर थे, 1900 शायद 48 वगैरह में रहे होंगे, उनके नाम से ये बेन गुरियन हवाई अड्डा है। अच्छा। अब जब ये आयरन डोम पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, ईरान की मिसाइलें भीतर तक हमला कर रही हैं, मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है, जी इजराइल का जो रक्षा मंत्रालय है जिसकी तुलना पेंटागन से की जा सकती है, जी उस पर भी मिसाइलें आकर गिर गई। अब हम वहां पहुंचना चाहते हैं जहां इसके वैश्विक असर की बात आपने पूछी थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि नेतन्याहू अमेरिका को भड़काने का काम करने लगे। उन्होंने कह दिया कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। ओहो, अच्छा। आप कल्पना कीजिए, हाँ, ये बयान है 2 दिन पहले का नेतन्याहू जी का, जी जी जी। कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। तो पहले तो ऐसा ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा कहकर असल में नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को भड़का रहे। मोहल्ले में 2 लड़के आपस में लड़ रहे हो और मोहल्ले का जो सबसे बड़ा दादा पास में खड़ा तमाशा देख रहा हो, वो एक लड़के के साथ वैसे हो, लेकिन वो सीधे लड़ाई में नहीं आ रहा हो। एक ऐसा मौका आ जाए कि वो ये कहने लगे, देखो दादा भाई, ये आपको गाली दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपको मारूंगा, तो दादा भाई उपत कूद के पड़ेगी। उस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे, कूद पड़े। जी जी तो इस वक्त दुनिया का दरोगा जो अमेरिका है, उसे उकसाने की कोशिश इजराइल और नेतन्याहू कर रहे हैं। अब उन्होंने एक और धमकी दे दी है कि अली खमेनेई की हत्या के बिना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हाँ आमतौर हाँ पर सर ये लड़ाइयां देशों की लड़ाइयां होती हैं, इसमें किसी राष्ट्र प्रमुख को लेकर इस तरह के बयान नहीं दिए जाते। भारत और पाकिस्तान इतनी बार लड़ चुके हैं 47 से लेकर अब तक, कभी किसी ने यह बयान नहीं दिया होगा कि भुट्टो की हत्या से ये लड़ाई खत्म होगी, या पाकिस्तान में से किसी ने नहीं कहा होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या से, या करगिल के समय अटल बिहारी वाजपेयी को खत्म करने से, या इस वक्त नरेंद्र मोदी या वहां जो शरीफ हैं शहबाज शरीफ, उनकी हत्या से। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, सैन्य विज्ञान में अस्वीकार्य बयान। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटे हैं, इसमें 2 संभावना हो सकती है सर। एक तो उन्होंने G7 की बैठक से पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उसी तरह डील करा दूंगा ईरान और इजराइल के बीच में, या होनी चाहिए जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया है। 14वीं बार रिपीट कर दिया सर। 14वीं बार। यस। गनीमत है कि G7 में आमना सामना नहीं हुआ हमारे महामानव का और डोनाल्ड ट्रंप का, किसी बैठक में आमना सामना नहीं हुआ, वरना हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप दोहरा देता 15वीं बार, तो क्या करते, वो हमारा अपमान होता भारत का। सीधी सी बात। तो अब मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, वैसे आज एक नया अपडेट सर है, वो ये है कि पहले ये घोषणा की गई थी कि आज रात शाम को, क्योंकि हमारे भारत के और अमेरिका के टाइम जोन में अंतर है, जी तो वो जो भी उनकी आज रात होने वाली थी, आज शाम के बाद की, उसमें वे कोई घोषणा करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, वो विड्रॉ कर ली गई है। अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि जो ऐलान करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, वो आज नहीं कर रहे। अब सर इसमें 2 संभावना है, क्योंकि आप बिना प्रश्न पूछे कह रहे थे कि मैं अपनी बात कहता चलूं, तो मैं, अनुमति है ना, कहता ही चलूं? नहीं नहीं, मैं इसलिए कि आपको अस्खलित रूप से आप बात करें तो उसमें मजा भी आएगा, दर्शकों को भी मजा है। जिस प्रकार से आपने शुरू किया, यानी पार्श्वभूमि और फिर आप आए, तो दर्शकों को तो ये जानना है, वरना गोदी मीडिया या डॉगी मीडिया ये नहीं बताएगा। हाँ, मुझे नहीं लगता सर कहीं ये चर्चा हो रही होगी कि असल समस्या कब शुरू हुई थी, जी कितनी बार लड़ाइयां हुई हैं, सुएज नहर, और अभी एक और चीज पर आऊंगा सर मैं दूसरे चरण में। मैं इसमें 2 संभावनाएं देखता हूँ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने भीतर एक जिद पकड़े हुए हैं कि वे दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता के रूप में अपने जीवन काल में स्थापित होना चाहते हैं और अमेरिका के सर्वकालिक महानतम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ट्रूमैन, वॉशिंगटन, सबको भूल जाएं लोग,
उनकी मंशा ऐसी है, नोबेल पुरस्कार उनके लिए छोटी चीज है। मुझे लग रहा है वे इस प्रयास में है कि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि अब तक 250 साल से ज्यादा अमेरिका को आजाद हुए हुए, 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति से जस्ट पहले अमेरिका आजाद हुआ था, 1775-76। तो वे इस फिराक में है, या तो ऐसा कुछ किया जाए कि ईरान को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, या समझौता कराकर दुनिया को संदेश दिया जाए कि देखिए मैं दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति हूं, मैं भारत और पाकिस्तान को कान उमेट कर बिठा सकता हूं, मैं इजराइल और ईरान को बाह मरोड़कर समझौता करा सकता हूं। दो मंशा है उनकी, या तो वे शांति के सबसे बड़े मसीहा बनना चाहते हैं, या वे तमाम दुनिया के युद्धों को रोकने वाले सर्वशक्तिमान राजनेता बनना चाहते हैं। लेकिन दोनों उद्देश्य आसानी से पूरे होंगे नहीं, क्योंकि इस बार पाला उनका ईरान से पड़ा है। ईरान उतना कमजोर नहीं है सर। इसमें अगले चरण में दो बातों पर आऊंगा। एक तो परमाणु शक्ति संपन्नता जो ईरान की है, उस मसले में क्या है, और ईरान के पास सर एक भौगोलिक हथियार है बहुत बड़ा। आमतौर पर लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। ये गोला बारूद, मिसाइल, ये सब चीजों से भी बड़ी एक चीज है जिसके कारण पूरी दुनिया त्राई त्राई कर उठेगी, ऐसी चीज है ईरान के पास। सर बीच में आप अपना कोई सवाल ले लें। नहीं, मुझे मेरे ख्याल से रशिया ने कुछ ऑफर दिया है ईरान के परमाणु एस्टेब्लिशमेंट का, कुछ प्रोटेक्शन का, या तो खुद वो संरक्षण करेंगे, ऐसा कुछ। अब कितना सही है कितना गलत है वो जरा चेक एंड क्रॉस चेक करना मुश्किल है, मगर आप चूंकि जानकारी रखते हैं, प्लीज गो अहेड। और ऑयल का जो मसला है वो कैसे विश्व को असर करेगा? हाँ। तो पहले सर परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं। देखिए, एक ताजा इंटरव्यू आया डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं थे, फिर भी अमेरिका ने, सॉरी क्षमा कीजिए, इराक के पास, ये नया उनका इंटरव्यू बयान आया है। और उन्होंने माना है कि अमेरिका ने इराक पर हमला करके गलती की थी। सद्दाम और लगातार जो सद्दाम को मारा, सद्दाम हुसैन लगातार ये कह रहे थे कि हमारे पास जो परमाणु ऊर्जा है उसका हम ऐसा उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई एटॉमिक वेपन नहीं बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। लेकिन अमेरिका ने जाके उसको तबाह कर दिया। आज पूरी तरह इराक बर्बाद हो चुका है। जिस इराक में 70% महिलाएं काम करती थी दफ्तरों में, वहां क्या हालत है अब देख सकते हैं। ये बयान ये बताता है कि अमेरिका ने अब तक दुनिया में जितने देशों में इस तरह दखल दिया है, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इराक हो, वियतनाम हो, एक तो सब जगह से मुंह की खा के वापस आया है। इराक में जरूर वो बर्बाद कराया है, अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा, वियतनाम से वापस लौटना पड़ा। अब ईरान की बारी है, और किस बहाने से कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। जहां तक मैं समझता हूं सर, 2003 में परमाणु प्रसार संधि पर दस्तखत करने के पहले ईरान पर्याप्त तैयारियां कर चुका था। मेरा मानना यह है कि मेरा ही नहीं, दुनिया के तमाम जानकारों का मानना है, मैं तो उनकी जानकारियों के आधार पर ही कह रहा हूं कि ईरान को बस थोड़ा सा समय चाहिए उसे अंतिम रूप देने के लिए। अमेरिका नहीं चाहता है कि अब ईरान को इतनी मोहलत मिले कि वो परमाणु हथियार पूरी तरह बनाकर तैयार कर। इजराइल के पास वो सुविधाएं नहीं हैं जिनके चलते वो ईरान पर हमला करके, जहां वो उनका संयंत्र है, जहां परमाणु ठिकाने हैं, उसको, वो उस बंकर को या उस कवरेज को ध्वस्त नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरत है अमेरिका की उसे, इसलिए अमेरिका को भड़का रहा है जी। अब आप इस पर थोड़ा सा विचार करें कि ईरान चाहता क्या है इस समय, क्या उसकी रणनीति है। इतनी दूर है, वो कोई सीमावर्ती दोनों देश नहीं है, दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं। वो ऐसे भी नहीं जैसे भारत पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। वो चाहता है कि उससे इतनी मोहलत मिल जाए कि जो उसका परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है उससे वो पूरा कर ले। वो ऊपर से कहता रहता है कि हम शांतिपूर्ण उपयोग करते हैं परमाणु ऊर्जा का, उसके पास अथाह यूरेनियम भंडार है। वही तो चिंता का विषय है अमेरिका और इजराइल। बीच बीच में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि ईरान के आसपास धरती हिली है, भूकंप 4.4 रिक्टर स्केल पर दर्ज किया गया है, और इसके पीछे कोई भूमिगत परीक्षण है ईरान का, लेकिन पुष्टि कभी नहीं हुई आज तक, पिछले कई सालों में हो चुका है। तो मैं जो समझ पाता हूं, ईरान की रणनीति यह है कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए, नंबर एक।
ताकि अपने परमाणु हथियारों को पूरी तरह तैयार कर लिया जाए। नंबर 2, ईरान ये चाहता है कि दुनिया उस मुकाम तक पहुंच जाए जब उसे एक बहाना मिल जाए कि हम तो नहीं बना रहे थे, हमें मजबूर किया इजराइल ने, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है और जी वो हम पर हमला करता तो हमने आत्मरक्षा में न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। बराबर। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है ईरान इस लड़ाई को थोड़ा और लंबा चलने दे, भले उसे कितना भी नुकसान होता रहे। वो इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहेगा। इजराइल लंबा नहीं खींचना चाहता, अब इस बात को भी समझना होगा। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण सर ये है कि जो इजराइल का भूगोल है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसकी जो आबादी है, वो ईरान के मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम है। आबादी की जो बसाहट है, जो घनत्व है, डेंसिफिकेशन है, या वो इजराइल में ज्यादा है। इजराइल में अगर 1 वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रहते हैं, 450, 420, 450 लोग रहते हैं, 300 ही लोग रहते हैं, तो उसकी तुलना में ईरान में उसका भूगोल बहुत बड़ा है। तो उसकी तुलना में ईरान में 1 वर्ग किलोमीटर में 25-50 लोग रहते होंगे। जी जितनी लंबी लड़ाई चलेगी, अभी हो सकता है उनके लोग ज्यादा मारे गए, लेकिन इजराइल का जो घनत्व है उस हिसाब से अगर ये हमले जारी रहे तो इधर ज्यादा नुकसान होगा, उधर जनसंख्या का भी कम नुकसान होगा। क्योंकि वैसी लड़ाई तो लड़ी जानी नहीं है कि टैंक भेजकर कब्जा कर लेंगे किसी एरिया पर, इलाके पर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से इजराइल अब चाहता है कि अमेरिका का हस्तक्षेप हो, और ऐसा नहीं हो। अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि अमेरिका सीधे लड़ाई में शामिल हो। सिर्फ उसे गोला बारूद से काम अब उसका नहीं चलेगा। अब उसको आदमी चाहिए, फौजें चाहिए, अमेरिकी विमान चाहिए जिसमें अमेरिकी सैनिक सवार हो। ब्रिटेन ने अपना एक जहाज भेजा था सर, फारस की खाड़ी तक पहुंच गया था ग्रेट ब्रिटेन ने, अभी 3 दिन पहले। ईरानी नौसेना ने उसको वहीं घेर लिया और तब से वो वहीं फंसा हुआ है और वापस जाना पड़ेगा उसे। जी जी अमेरिका सीधे इस लड़ाई में क्यों नहीं शामिल होना चाहता, शामिल होने से संकोच कर रहा, उसके पीछे वजह है अमेरिका का जनमानस। पिछले जितने युद्धों में अमेरिकी सैनिकों के ताबूत लौटे हैं तब प्रदर्शन हुए अमेरिका। अमेरिका की आम जनता डोनाल्ड ट्रंप के सनकीपने से अपने युवाओं को, अपने बेटों को युद्ध में खोना नहीं चाहती, इसलिए शायद वो लड़ाई में आसानी से शामिल नहीं होगा। अब फैसला कर ही लेगा डोनाल्ड ट्रंप तो लोग रोते रहे, वो तो फौज को जाना पड़ेगा। अब उस अंतिम विषय पर आता हूं जिसके चलते दुनिया चिंतित हो रही है। आप जो वैश्विक असर की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया पर जो असर होगा, वो उस तरह का सैनिक असर तो होना नहीं। वो तो एक इलाके में लड़ाई चल रही है, यहाँ भारत में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो फर्क पड़ेगा और जिन लोगों पर फर्क पड़ेगा उनमें सबसे बड़े भोगी हम भी होंगे। और वो चीज है, वो जो भौगोलिक हथियार है ईरान के पास, वो है हरमुज जल डमरू मध्य, हरमुज जल संधि। उसको अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहते हैं सर। अच्छा ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक समुद्री गलियारा है। जी ये करीब 30 मील चौड़ा है, मतलब बहुत कम चौड़ा है। समुद्र तो इतने अथाह होते हैं, उनकी चौड़ाई भी नापना संभव नहीं होता। पर ये 2 खाड़ियों को जोड़ने वाला एक पानी का रास्ता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसका एक सिरा, उस गली के एक मुहाने पर ईरान बैठा हुआ है। इस स्ट्रेट ऑफ हरमुज, हरमुज जल डमरू मध्य का एक सिरा ईरान के हिस्से में आता है जी। और ईरान ने धमकी दे दी है कि हम उसे बंद कर देंगे। अब आप कल्पना करके देखिए, ये चाबार जो हमने बिल्ड किया, वहां उससे लिंक है? उससे लिंक है मेरी जानकारी में अभी नहीं, नक्शा फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन जी जो भी ईरान से तेल आता है पूरी दुनिया में, जैसे भारत की तेल और गैस की जो आपूर्ति है, वो 85% ईरान से आती है और इसी रास्ते से आती है। एशिया के तमाम देशों में 80% तेल और गैस इसी रास्ते से आता है। यूरोप के कई देशों में जो जल परिवहन है इसी रास्ते से आता है। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, दोनों को जोड़ने वाला है। और अगर ईरान ने किसी एक जहाज में आग लगा दी, छोटा सा सुतली बम पटक दिया और आग लग गई, तो वो गलियारा बहुत कम चौड़ा है, उसमें से बड़े पानी के जहाज फिर आसपास से निकलना मुश्किल हो जाएंगे। और वो एक क्यों, जब ईरान उसे रोकेगा तो किसी के भी जहाज पर
किसी भी टैंकर पर हमला कर देगा, तो उसके बाद वो रास्ता बंद हो जाएगा। जी पूरी दुनिया, अब मैं अंतिम बात कह रहा हूं, अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य हॉर्मुज जल संधि ईरान ने रोक दी, बाधित कर दी, तो पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएगी। कोई देश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, रूस वगैरह से भी तेल की आपूर्ति होती है, और भी कई हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो इसी रास्ते से गुजर कर जाता है। ये करीब 80 किलोमीटर लंबा है और 30 किलोमीटर चौड़ा है। जी, ये खतरा बड़ा है। जी, निश्चित बड़ा है, निश्चित बड़ा है। और दूसरी बात मुझे जो आपसे जानना चाहता हूं वो ये है कि शिया सुन्नी में जो बटे हैं देश, जैसे अमेरिका ने कुछ देशों को, सऊदी अरेबिया और गल्फ के कुछ देशों को अपनी ओर कर लिया है, ईरान के साथ कौन जाएगा? देखिए सर, ये जो अरब देश हैं ये सब अमेरिका के चाइना और रशिया तो मान लीजिए कि विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जा सकते हैं, बिल्कुल, मगर इस्लामिक कंट्रीज में से हम कहें तो देखिए सर, मुझे लगता है इस वक्त शिया सुन्नी से ऊपर उठकर इन लोगों को सोचना पड़ेगा। जी, अभी नहीं सोचेंगे तो वे खुद भी बर्बाद हो जाए। इसके पीछे सर दूसरे कुछ कारण और हैं। पहले तो रूस और चीन की बात कर लें। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ये तो खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। उधर इजराइल के साथ यूएस है, यूके है, फ्रांस है, और जो नेटो के देश हैं वो होंगे। G7 में भी उन्होंने ये तय किया, G7 में इजराइल का सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। तो ये सेल्फ डिफेंस का अधिकार ईरान को क्यों नहीं है? हाँ, ये दुनिया ये तर्क तो देती नहीं है। हाँ, अब आते हैं सर जी जी, जी, अब जो खाड़ी देश हैं, बाकी के मुस्लिम देश हैं सारे, इनकी एक दूसरी मजबूरी है सर। अमेरिका के पूरी दुनिया में सैकड़ों सैन्य अड्डे हैं, हम जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, किस किस महासागर में कहां कहां अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। उसके जलपोत, विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कहते हैं, वो वहां तैनात है। इनमें से एक भी अरब देश ऐसा नहीं है जिसकी अपनी जमीन पर अमेरिका के सैनिक अड्डे नहीं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर अमेरिका ने हमला किया, फ्रांस ने हमला किया, वो इस लड़ाई में कूदे, तो फ्रांस के भी सैनिक अड्डे हैं सर। तो ईरान खाड़ी देशों में, जिन देशों में यूएस के मिलिट्री कैंप्स हैं, हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स, उन पर हमला कर देगा। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। उसके लिए दूरी के हिसाब से, भौगोलिक हिसाब से उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। कितनी स्पीड से पहुंचती है वो हाइपरसोनिक मिसाइल, वो एक बार टेक ऑफ होती है तब तक तो दिखती है, उसके बाद दिखती नहीं है। उसके बाद तो वो टारगेट पर आते समय दिखती है। वो राडार वाडार कोई काम नहीं करते उस पर, हाइपरसोनिक मिसाइल पर। और अभी तक ईरान ने अपनी पुरानी मिसाइलों से ही हमले किए, नई तो उसने इस्तेमाल की नहीं है, सिर्फ एक ही हाइपरसोनिक के अलावा। तो दुनिया के सामने बड़ा खतरा है। खतरे में ये अरब देश भी हैं जो इस वक्त अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। सबका नंबर आएगा। हमारे हिंदुस्तान में कोटेशन चलता है ना, सबका नंबर आएगा। इनमें से भी कोई बचेगा नहीं। अमेरिका ने आज तक जितने भी देशों पर पीठ पर हाथ रखा, सबको बर्बाद करके हटा। इराक भी, सद्दाम हुसैन का इराक भी अमेरिका का ही साथ था ना किसी दौर में, 80 से पहले के दौर। इतिहास उठाकर देख लीजिए। ओसामा को पैदा तो उन्होंने किया और मारा भी उन्होंने। तो इसलिए आज अगर जो अमेरिका का साथ देगा, इजराइल का साथ देगा, वो भले ही इनमें से कोई भी अरब देश हो, कल उसका नंबर भी आ सकता है। लेकिन अब उनकी मजबूरी है, उनके पास अपनी सेना नहीं है, उनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। ये सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये कोई युद्ध लड़ने लायक है? किससे लड़ेंगे? ये कितनी ताकत है इनके पास लड़ने की? तेल के भंडार है इनके पास, अथाह संपत्ति है, पर सैन्य ताकत तो इनके पास नेटो और अमेरिका की है ना। उनके बिना तो चल नहीं सकते एक दिन। तो मुझे लगता नहीं ये लोग सीधे कोई लड़ाई में कूदेंगे। ये तो चाहेंगे कि जितना हो सके बचा जाए लड़ाई से, लेकिन अमेरिका कभी भी कूद सकता है। जी सर, एक और अंतिम सवाल मैं करना चाहता हूं, इसमें भारत की भूमिका क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर। हम तो विश्वगुरु थे क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं।
अरे वो तो सबसे अमेरिकी वो सर्वे पैसे देकर कराया जाता है। उन्हीं की बात कर और रहा हूँ। वो अभी तो G7 में भी दूसरी दूसरी रो में आ गए हैं भाई साहब। अब दूसरी दो में आ गए हैं। उनको रिसीव करने कनाडा में मेयर से भी छोटा एक अधिकारी पहुंचा था, मेयर भी नहीं था उस शहर का, और जी जो भी वो जी शहर है जी। जहां लैंड किए हैं वो कोई मंत्री नहीं गया कनाडा सरकार का। हमारी भूमिका क्या हो सकती है सर? हम जिस G7 में गए हैं, हम जिस कनाडा में गए हैं, हमारा प्रधानमंत्री गए हुए हैं, उसकी संसद में विपक्ष की सांसद ने भारत के प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा सर, जी उत्पीड़क कहा है, दमन करने वाला कहा है, और मंत्री को जवाब देना पड़ा कनाडा की असेंबली में, पार्लियामेंट में, कि जो भी केसेस चल रहे हैं वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले, उनमें कानून अपना काम करेगा। भले नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और इससे ज्यादा कार्नी अपमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा। कार्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे कहा। बिल्कुल, उनसे भी वो सवाल इंडिया पूछे टुडे गए वाले उन्होंने। ने सवाल पूछा था। जी जी, तो उन्होंने भी कहा कि कानून अपना काम करेगा। बुलाया इसलिए गया है कि बाकी के देश चाहते हैं कि भारत को बुलाया जाए, भारत एक महत्वपूर्ण हमारा सहयोगी है। तो अब इजराइल मार्केट और है सर, सर हाँ, मार्केट है मार्केट, ये मार्केट था, सब। हाँ बिल्कुल मार्केट है। और हाँ, ट्रम्प तो बार बार कह ही रहे हैं ट्रेड के लिए समझौता कराया सीज फायर में। जी तो मुझे ऐसा लगता है सर, हमारी भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त हमारी भूमिका शून्य है। हमारी विदेश नीति अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। हमारी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ये जानते ही नहीं है कब किस विषय में क्या बोलना है, क्या करना है। जी सही जिस बात। फिलिस्तीन के पक्ष में हमेशा से भारत रहा, महात्मा गांधी से लेकर अब तक अटल बिहारी के समय, जनता पार्टी के समय, जी वो संयुक्त राष्ट्र संघ में एब्सेंट कर जाते हैं। फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित होता है, 125 से ज्यादा देश फिलिस्तीन के हक में बोलते हैं, भारत गैर हाजिर। शंघाई सहयोग संगठन से आप अलग हो जाते हैं बयान से। तो हमारी भूमिका इसमें शून्य बटे सन्नाटा है सर। हमको कोई नहीं पूछ रहा। हम अपने घर के जोगी जोगना है, आन गांव में सिद्ध। आन जी गांव में भी कोई नहीं पूछ रहा आन गांव के सिद्ध क्यों है, घर में तो जोगी हो ही चुके हैं। तो जी फिलहाल भारत सरकार की विदेश नीति बहुत ही बुरी तरह से बिखर चुकी है, जी। और इसका खामियाजा देश को अनफॉर्चुनेट, भुगतना पड़ रहा है। जी, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य। सर आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मेरे ख्याल से दर्शकों को भी ये बातें जो आपने पार्श्वों की बात करी, वर्तमान की बात करी, मैं नहीं मानता कि कोई चैनल पर इस प्रकार से विश्लेषण हमने सुना आज तक। तो आपका बहुत अरे बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। आपको जरूर, जब रिक्वेस्ट आपका करेंगे जब आप हुक्म वक्त आपका। निकाल पाए हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद जी। बहुत और धन्यवाद। मित्रों, आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।